हेलो जवाटी, क्या हाल चाल। मैं वरुण महाजन, आपका और अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पीसीएम वॉरियर, उस पर आपका स्वागत करता हूं। मैंने बताया इस चैनल पर आपको हर रोज कम से कम एक वीडियो मिलेगी जिसका कंटेंट बेहतरीन होगा। ठीक है, तो चलो आज हम केमिस्ट्री का मान लो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम सोल्यूशन पढ़ेंगे। सोल्यूशन क्या होता है, ठीक है, मान लो कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे कि सोल्यूशन की कंसंट्रेशन टर्म्स कौन कौन सी होती है, कैसे कैसे उनको डिफाइन करते हैं, या क्या क्या उनके मान लो कैसे कैसे क्या आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं तो कुछ जेई का भी क्वेश्चन करेंगे और साथ में क्या है नीट के भी कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं अपना मान लो लेक्चर जिसमें मैं पढ़ाऊंगा सोल्यूशन और कंसंट्रेशन क्या होगा, टर्म्स होगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हेडिंग डालो कि भाई आपका मान लो कंसंट्रेशन टर्म्स क्या है, मान लो सॉरी सबसे पहले सोल्यूशन की डेफिनेशन लिखो कि भाई सोल्यूशन क्या है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी लिखो, साथ साथ में नोट्स बनाते जाना। ठीक है जी, आपकी सोल्यूशन की डेफिनेशन है तो चलो रीड करो कि भाई सोल्यूशन क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज द होमोजेनियस मिक्सचर। तो इसका मतलब सोल्यूशन एक्चुअल में क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है। तो सर होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता था, होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब होता है कि जब कोई चीज मान लो किसी चीज के अंदर है ना, जैसे मैं मान लो कि भाई पानी लूं, पानी के अंदर शुगर डालूं और शुगर को उसके मिक्स करूं, तो शुगर जो होती है जब आप पानी को पीते हो वो वाला है ना शुगर वाला पानी, तो आपको क्या महसूस होता है कि भाई शुगर जब अच्छी तरह से मिक्स करते हो तो शुगर आपका टेस्ट जो आता है वो हर एक जब आप गूंद लेते हो ना, हर एक गूंद लेते हो, हर एक गूंद पर आपको टेस्ट क्या लगता है, सेम ही लगता है। तो इसका मतलब वो कौन सा सोल्यूशन बना, होमोजेनियस का बना सोल्यूशन। क्या मतलब सर, कि वो वाला सोल्यूशन जिसके अंदर मान लो जो शुगर आपने वाटर में डाली और शुगर पूरी तरीके से मान लो हर एक जगह पर इक्वली क्या हो, प्रेजेंट हो पानी में, उसे हम क्या कहते हैं, होमोजेनियस क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। या मान लो यूनिफॉर्म, मतलब जिस सॉल्यूट के यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर। मतलब किसी चीज का मान लो पानी के अंदर जैसे शुगर डाल रहे हो, शुगर की मान लो कंपोजिशन मतलब शुगर हर एक जगह पर क्या है, सेम प्रेजेंट है। तो मतलब जब आप पीते हो तो आपको सेम क्या है, स्वाद आता है। तो इसी टाइप के मिक्सचर को क्या कहते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर। तो फिर इसका मतलब सोल्यूशन क्या है, एक होमोजेनियस मिक्सचर है ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है। जब उसके साथ whose amount can be varied up to क्या होगा, सर्टेन क्या होगा, लिमिट होगा। ठीक है, तो सर एक बार कंप्लीट डेफिनेशन समझा दो कि भाई जैसे मान लो आपने क्या किया, कई बार आपने शायद देखा हो, मान लो आपने एक फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर लिया, जैसे एक गिलास आपने क्या ले लिया, पानी ले लिया ना, एक गिलास क्या लिया, पानी लिया। इसमें आप यहां से मान लो शुगर डालना क्या करो, शुगर शुरू करो। तो जब आप शुगर डालते हो तो आप देखते हो कि भाई जब उसको घोलते हो अच्छी तरीके से है ना, शुगर उसमें घुलती जाती है, घुलती जाती है, घुलती जाती है। एक टाइम ऐसा आता है कि जब आप शुगर डालते हो मान लो आपको मतलब पता लगता है कि भाई शुगर घुलना क्या हो गई, बंद हो गई। क्या कह रहा हूं मैं, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। जब आप इसमें शुगर डालते जाते हो पहले तो वो मिक्स होती जाती है, एक टाइम ऐसा आता है जैसे आपको दिखाई देता होगा कि जो शुगर आप उसमें क्या कर रहे हो, मान लो घोल रहे हो, वो शुगर उसमें घुलनी क्या हो गई, बंद हो गई, शुगर नीचे बैठनी क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। ठीक है, तो फिर से आप ज्यादा पानी डालोगे तो फिर से वे शुगर घुलनी शुरू हो जाएगी, फिर आप शुगर डाली जाओगे, फिर एक टाइम आएगा शुगर उसमें घुलनी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, मतलब वो घुलेगी नहीं है ना, मतलब फिर से नीचे बैठनी शुरू हो जाएगी। तो ध्यान से आप लाइन पढ़ो कि whose amount can be varied up to क्या होगा, सर्टेन क्या होगा, लिमिट होगा। मतलब एक स्पेसिफिक मतलब अमाउंट में, मतलब एक स्पेसिफिक अमाउंट में मान लो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ शुगर ही उसमें क्या किया जा सकता है, मिक्स किया जा सकता है। अगर उससे ज्यादा शुगर आप डालोगे वो क्या होगा, उसमें घुलनी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, वो नीचे बैठनी क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। ठीक है, अगर और पानी डालोगे फिर से घुलेगी,
जाएगी, फिर से उसके बाद शुगर डालते जाओगे, फिर से एक टाइम आएगा, उसके बाद शुगर नीचे बैठनी क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है सर कि भाई जब सोल्यूशन बनाते हैं उनमें मान लो दो चीजों की जो मान लो अमाउंट है वो फिक्स होता है कि भाई जब उससे ज्यादा अमाउंट ऑफ शुगर डाले तो वो क्या होगी, नीचे बैठनी शुरू होगी, या फिर कह सकते हो वो उसमें घुलनी क्या हो गई, बंद हो गई। तो इसी टाइप के मान लो मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, मान लो सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो अब आपको डेफिनेशन समझ आई होगी कि दो से ज्यादा चीजों को जब होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं और उनकी कंपोजिशन को क्या करते हैं, मतलब कुछ अमाउंट तक क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो सर सोल्यूशन तो क्लियर हो गया कि भाई सोल्यूशन क्या है। उसके बाद बात आती है बाइनरी सोल्यूशन। ठीक है, तो मान लो अगली डेफिनेशन आती है कि भाई सोल्यूशन तो हमें पता चल गया, उसके बाद आता है बाइनरी क्या है, सोल्यूशन। अब बाइनरी सोल्यूशन की क्या करते हैं, बात करते हैं। तो बाइनरी सोल्यूशन क्या होता है, नाम से क्लियर हो रहा है, आपने शायद मतलब समझा हो कभी, कंप्यूटर में बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है, यूज होती है। तो बाइनरी लैंग्वेज कौन सी होती है सर, मतलब वो वाली लैंग्वेज जो 0 और 1 की फॉर्म में होती है उसे बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, इसका मतलब उसमें 2 ही डिजिट होते हैं। तो सिंपल सी बात है कि सोल्यूशन में क्या होते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट, 2 या 2 से ज्यादा चीजें हम मिक्स करते हैं। तो अगर बाइनरी सोल्यूशन है तो इसका मतलब उसमें क्या होंगी, 2 क्या होंगी, चीजें होंगी। ठीक है, तो लिख लो जल्दी द सोल्यूशन which have only 2 कंपोनेंट, मान लो जिसके अंदर सिर्फ 2 कंपोनेंट प्रेजेंट हो गया ना, कंपोनेंट the solution have which have only 2 component present in it। ठीक है, present in it is called बाइनरी क्या होगा, सोल्यूशन का मतलब वो वाला सोल्यूशन जिसमें 2 ही कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे उसे हम क्या कहते हैं, बाइनरी सोल्यूशन कहते हैं। तो जनरली हम इस सोल्यूशन के मतलब मैक्सिमम चीजें मतलब जो डिस्कस करेंगे आगे, जनरली हम किसके लिए यूज करते हैं, बाइनरी सोल्यूशन। इसमें मतलब हम जनरली क्या मानते हैं, 2 कंपोनेंट मानते हैं। ठीक है, 2 कंपोनेंट वाले सोल्यूशन को ही ज्यादातर हम क्या करते हैं, अपनी केमिस्ट्री में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो इसका मतलब सिर्फ 2 ही हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि 2 ही हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। मैं जनरल बात कर रहा हूं, जनरली हम इसी सोल्यूशन के ज्यादातर क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं जिसमें 2 ही कंपोनेंट होते हैं। एक को हम सोल्यूट कहते हैं, एक को हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो ही गया होगा कि अगर 2 कंपोनेंट है तो 2 कंपोनेंट के कौन कौन से नाम, एक सोल्यूट, एक क्या होता है, सॉल्वेंट। तो जल्दी जल्दी इनकी डेफिनेशन लिखो, है ना। द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट जनरली, है ना, जनरली लेसर अमाउंट में, और विच पुट फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, सोल्यूट कहते हैं। ठीक है, तो पढ़ो डेफिनेशन, द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट जनरली मतलब ज्यादातर जब हम क्वेश्चन करेंगे तो क्या होगा कि भाई वो वाला कंपोनेंट जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा सोल्यूशन में, उसे हम क्या कहते हैं, सोल्यूट कहते हैं। मतलब ज्यादातर यही होता है, 99% केस में यही होता है, बट जरूरी नहीं कि यही हो, कई क्वेश्चन में ज्यादा भी हो सकता है ना, सोल्यूट का अमाउंट ज्यादा भी हो सकता है। फिर हमने क्या देखना है, फिर हमने ये देखना है कि विच पुट फ्रॉम क्या होगा, आउटसाइड होगा। तो फिर सिंपल बात है कि भाई अगर कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो तो समय पता चल गया कि भाई वो कौन सा है, आपका सोल्यूट है। तो जो बाहर से डाल रहे हैं, दोनों को चेक करना है, कम और जो बाहर से डाल रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, सोल्यूट कहते हैं। तो फिर सिंपल सी बात है, जो वाली चीज हम बाहर से डाल रहे हैं किसी चीज में, उसे हम क्या कहते हैं, सोल्यूट कहते हैं। तो जनरली जो कंपोनेंट लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होता है किसमें, मान लो सोल्यूशन में, उसे भी हम क्या कहते हैं, सोल्यूट कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आ गया सॉल्वेंट आ गया। तो फिर सिंपल सी बात है, उल्टा होगा, द कंपोनेंट, है ना, द कंपोनेंट प्रेजेंट इन क्या होगा, मान लो लार्ज अमाउंट जनरली हमेशा क्या होगा, लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा। जनरली मतलब 99% केस में मतलब ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा। और हमने कैसे देखना है कि भाई विच, इन विच, है ना, इन विच, और इन विच आउटसाइड कंपोनेंट is added। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से पढ़ो, द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट जनरली मतलब जो वाला क्या है, ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा। जनरली मतलब जो सोल्यूशन में ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसे हम 99% में हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। या फिर मतलब जिसमें
हम बाहर से कोई चीज क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, जिसमें कोई बाहर से चीज ऐड कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, वो भी आपकी क्या है, डेफिनेशन है। तो ये आपकी क्या हो गई, दो डेफिनेशन। तो सर समझा दो, जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं बार बार। मान लो आपने क्या लिया, वाटर लिया, तो वाटर के बाहर से आपने क्या डाला, मान लो शुगर डाले, तो आपको पूछा जाए कि भाई इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट कौन सा है, तो भी सिंपल सी बात है सर, अभी आपने बताया जो बाहर से डालते हैं उसे हमेशा क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं, और वाटर उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। तो आप जनरली जब सॉल्यूशन बनाते हो, मीठा पानी बनाते हो, तो शुगर कम ही डालते हो, पानी ज्यादा ही डालते हो। तो भी सिंपल सी बात है, एक तो ये हो गया जिसमें मतलब जिसमें बाहर से कोई चीज डाली जाए उसे भी सॉल्वेंट कहते हैं। दूसरा, पानी हम जनरली क्या करते हैं, ज्यादा डालते हैं, शुगर हम क्या करते हैं, कम डालते हैं। तो इसका मतलब जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो उसे भी हम सॉल्वेंट कहते हैं, और जो कम अमाउंट में प्रेजेंट हो उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। ठीक है, तो सर शुगर जो होगा वो सॉल्यूट होगा, वाटर जो होगा वो क्या होगा, सॉल्वेंट, और इसे हम क्या कहते हैं, बाइनरी क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं, जिसमें दो कंपोनेंट क्या हो, प्रेजेंट हो। तो फिर आपको बात क्लियर हो ही गई होगी कि भाई जनरली मान लो दो कंपोनेंट वाले सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जिसमें एक को सॉल्यूट कहा जाएगा, एक को क्या कहा जाएगा, सॉल्वेंट कहा जाएगा। ठीक है, तो ये बातें तो क्लियर हो गई, ये डेफिनेशन थे। अब इसको जल्दी जल्दी से लिख लो, फिर उसके बाद अगली बात करते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स की क्या करते हैं, बात करते हैं। चलो आपने लिख लिया होगा। उसके बाद बात आती है कि भाई कंसंट्रेशन टर्म्स, इसका मतलब सॉल्यूशन की कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन हो गई। पहले तो थोड़ा सा समझते हैं कि भाई कंसंट्रेशन कहते किसको है, फिर उसके बाद बात करते हैं कि भाई एक्चुअल में कौन कौन सी कंसंट्रेशन क्या होंगी, टर्म्स होंगी। ठीक है, फीलिंग्स एक साथ पढ़ते हैं कि भाई एक्चुअल में पहले कंसंट्रेशन कहते किसको है, ये बताओ कि भाई किसको कहते हैं। चलो मान लो कि भाई फिर से मान लो पानी वाला ही मैं लेता हूं ना सिस्टम। मान लो मैंने क्या लिया, 1 लीटर क्या ले लिया, मान लो वाटर ले लिया। एक बात और है, अगर आपको कोई सॉल्वेंट ना दिया हो ना, जब भी कभी कोई सॉल्वेंट ना दिया हो, है ना, ना दिया हो मतलब क्वेश्चन में ना दिया हो, क्वेश्चन में वाटर को यूनिवर्सल मान लो क्या सॉल्वेंट मानते हैं। ठीक है, तो मान लो अगर कोई सॉल्वेंट नहीं दिया तो भी सिंपल सी बात है, आपने मान लो आंखें बंद करके किसको सॉल्वेंट मान लेना है, वाटर को क्या मान लेना है, सॉल्वेंट, क्योंकि वाटर जो होता है वो यूनिवर्सल क्या होता है, आपका सॉल्वेंट होता है। जब भी क्वेश्चन में सॉल्वेंट गिवन हो तो वो तो अच्छी बात है, अगर ना गिवन हो तो वाटर को हम क्या मान लेते हैं, सॉल्वेंट मान लेते हैं, ये याद रखना है। ठीक है, तो चलो इधर बात करते हैं। एक लीटर वाटर हो गया, और यहां से आपने शुगर डाली मान लो 10 ग्राम, है ना, 10 ग्राम मान लो शुगर डाली, 10 ग्राम शुगर डाले। एक आपने इधर लिया, इधर भी आपने क्या लिया, 1 लीटर वाटर लिया, और 1 लीटर वाटर में आपने क्या किए, मान लो 20 ग्राम यहां से क्या डाल दी, शुगर डाल दे। तो मैं पूछूं कि भाई शुगर की मान लो किस सोल्यूशन में, मान लो जब दोनों चीजों को मिक्स करेंगे तो सिंपल सी बात है सर, मेरे को पता सोल्यूशन बन गया, किस सोल्यूशन में, इसको कह देते हैं सोल्यूशन 1, है ना, इसको कह देते हैं सोल्यूशन 2। तो मान लो मैं कहूं कि भाई किस सोल्यूशन में शुगर की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। तो सर आपका दिमाग मतलब आप जब देखोगे तो क्या पूछ रहे हो, आप कहोगे कि भाई सर क्या पूछ रहे हो, हमें तो डायरेक्टली पता चल रहा है कि दोनों 1 लीटर वाटर है, उसमें 10 ग्राम शुगर डाली है, इसमें 20 ग्राम शुगर डाली है। तो सिंपल सी बात है कि भाई इस सोल्यूशन में शुगर क्या होगी, कम होगी, इस सोल्यूशन में शुगर क्या होगी, ज्यादा होगी। तो सिंपल सी बात है, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि भाई सॉल्यूट है ना, इसे हम क्या कहते हैं, जो बाहर से डालते हैं उसे हम सॉल्यूट कहते हैं, ये भी क्या है सॉल्यूट। तो जो सॉल्यूट की वैल्यू जब ज्यादा होगी उसे हम क्या कहते हैं, ज्यादा कंसंट्रेटेड क्या कहते हैं, सॉल्यूशन क्या कहते हैं। क्या कह रहे हो सर, एक बार फिर से रिपीट करना। जिस सॉल्यूशन में हम मान लो सॉल्यूट की मात्रा क्या करते हैं, ज्यादा ऐड करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ज्यादा कंसंट्रेटेड क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। और जिसमें सॉल्यूट की मात्रा कम होती है मान लो सॉल्वेंट में, उसे हम क्या कहते हैं, लेस कंसंट्रेटेड क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो सर मान लो आपको पूछा जाए कि कौन सा ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, इसका मतलब ये क्या होगा, ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ये क्या होगा, लेस कंसंट्रेटेड क्या होगा, सॉल्यूशन। तो वैसे सिंपल सी बात है सर, मेरे को समझ आ गया कि कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, एक्चुअल में अमाउंट ऑफ क्या होगा, सॉल्यूट, मतलब कितना सॉल्यूट सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, उसे ही हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन क्या है, सॉल्यूशन की कहते हैं। ठीक है, तो फिर सिंपल सी बात है कि भाई कंसंट्रेशन का मतलब आपको क्लियर हो गया कि कितना सॉल्यूट सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, उसको हम क्या कहते हैं, उस
उस सोल्यूशन की क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर हो गई। अब मान लो ये कंसंट्रेटेड हो गया, अब डाइल्यूटेड की टर्म में बात होती है कई बार कहता है कि भाई डाइल्यूटेड सोल्यूशन है ना, डाइल्यूटेड। तो डाइल्यूटेड सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, जिसमें मान लो सॉल्वेंट ज्यादा हो, तो सॉल्वेंट मान लो वाटर, डाइल्यूटेड का मतलब ज्यादातर हम वाटर यूज करते हैं, तो वो वाला सोल्यूशन जिसमें वाटर की मात्रा ज्यादा हो उसे हम क्या कहते हैं, डाइल्यूटेड क्या कहते हैं, सोल्यूशन कहते हैं। तो भी सिंपल सी बात है, जो लेस कंसंट्रेटेड है ना, ये वाला सोल्यूशन क्या था, लेस कंसंट्रेटेड था, नीचे वाले एरो का मतलब लेस कंसंट्रेटेड, ये वाला सोल्यूशन लेस कंसंट्रेटेड था, तो इसमें वाटर की मात्रा क्या होगी सर, ज्यादा ही होगी। तो फिर इसका मतलब ये मोर डाइल्यूटेड क्या है आपका, डाइल्यूटेड, मान लो मोर डाइल्यूटेड क्या है, सोल्यूशन है ना। डाइल्यूटेड सोल्यूशन की बात करें, मान लो कंसंट्रेटेड की बात करें तो ये सोल्यूशन लेस कंसंट्रेटेड है, जो ज्यादा डाइल्यूटेड की बात करें तो ये वाला सोल्यूशन क्या है, ज्यादा डाइल्यूटेड है, ये वाला सोल्यूशन क्या है, लेस क्या है, डाइल्यूटेड है। ठीक है, तो सर बात क्लियर हो गई, जिसमें पानी ज्यादा इसका मतलब वो ज्यादा डाइल्यूटेड सोल्यूशन, जिसमें पानी कम इसका मतलब वो लेस डाइल्यूटेड क्या होगा, सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये टर्में कई बार यूज होती हैं, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि आपको क्लियर रहे, फिर आपको कोई भी क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो सर बातें क्लियर हो गई, कंसंट्रेशन का मतलब मेरे को क्लियर हो गया, अपने दिमाग में सेट कर लो कि जब भी मान लो कंसंट्रेशन की बात कर रहा है, इसका मतलब अमाउंट ऑफ सोल्यूट, मतलब सोल्यूट की मात्रा की बात कर रहा है कि भाई सोल्यूशन में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है, उसे ही हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ क्या कहते हैं, सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो सर बात तो क्लियर हो गई कि कंसंट्रेशन के, तो भाई यहां से आपको दिमाग में क्लियर हो रहा होगा कि भाई जब आप सोल्यूट की बात कर रहे हो कि भाई सोल्यूट डाल रहे हो, तो सोल्यूट तो बहुत तरीके से डाला जा सकता है। मैं बोल सकता हूं कि भाई यहां से कुछ मास ऑफ क्या है, शुगर डाला है ना, मास ऑफ शुगर, या फिर कह सकता हूं मैं वॉल्यूम, कुछ वॉल्यूम ऑफ क्या डाला मैंने, कोई चीज का डाला, या फिर कह सकता हूं मैं नंबर ऑफ मोल्स डाल रहा हूं, यहां से मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डाला हूं। तो सिंपल सी बात है कि भाई सोल्यूट अलग अलग तरीके से डाला जा सकता है। मान लो कई बार हम मास ऑफ सोल्यूट डाल सकते हैं, कई बार वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डाल सकते हैं, कई बार नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या कर सकते हैं, सॉल्वेंट में डाल सकते हैं। तो ठीक है, तो सिंपल सी बात है सर। तो जरूरी थोड़ा ना कि सर मेरे को पता है कि जो वाटर, मान लो यहाँ पर सॉल्वेंट लिया, तो सॉल्वेंट भी तो अलग अलग तरीके से हो सकता है। सॉल्वेंट का क्या हो सकता है, मास प्रेजेंट हो सकता है, सॉल्वेंट का क्या हो सकता है, वॉल्यूम प्रेजेंट हो सकता है, सॉल्वेंट का क्या हो सकता है सर, मेरे को पता है कि भाई नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। फिर सिंपल सी बात है, आपको बातें क्लियर हो रही होंगी कि जब हम मास ऑफ सोल्यूट डालेंगे, जब हम मास ऑफ सॉल्वेंट लेंगे उसका नाम अलग रखेंगे, जब हम मान लो क्या वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डालेंगे, मान लो मास ऑफ सॉल्यूशन सॉल्वेंट लेंगे उसका नाम क्या रखेंगे, अलग, जब हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डालेंगे और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट रखेंगे तो उसका नाम क्या होगा, अलग। इसे ही हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन क्या कहते हैं, टर्म्स कहते हैं। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई, कंसंट्रेशन टर्म्स का मतलब क्या है कि वैसे तो सोल्यूट की मात्रा ही है, तो कई बार हम सोल्यूट को क्या करेंगे, कई बार हम मास के टर्म्स में डालेंगे, कई बार हम वॉल्यूम के टर्म में डालेंगे, कई बार हम नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो जब जिस फॉर्म में ऐड करेंगे उसका अलग अलग नाम रख दिया, जिसे हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन क्या कहते हैं, टर्म्स कहते हैं। ठीक है, तो सर ये भी बातें हमें क्लियर हो गई कि कंसंट्रेशन टर्म्स क्या है। मतलब अब हम इसे क्या करते हैं, डिफाइन। तो आपको समझ आ गया होगा इनडायरेक्टली हमने करना क्या है, मतलब इनके कॉम्बिनेशन बनाने हैं कि मास का मास के साथ, मास का वॉल्यूम के साथ हो सकता है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स का नंबर ऑफ मोल्स के साथ, नंबर ऑफ मोल्स का मास के साथ, नंबर ऑफ मोल्स का वॉल्यूम के साथ, इसी कॉम्बिनेशन को डिफरेंट डिफरेंट क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन क्या कहते हैं, मान लो टर्म्स कहते हैं। ठीक है, तो चलो लिखते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स, उसे क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, और साथ साथ में कुछ क्वेश्चन करते जाएंगे जो मान लो क्या है कि भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लो सभी क्वेश्चन, मतलब पहली तो चलो मान लो इतने डिफिकल्ट नहीं है, उसमें से कम क्वेश्चन आते हैं, तो उसके एक एक दो क्वेश्चन करेंगे। और जब मान लो क्या है कि भाई थोड़ा बढ़िया टॉपिक आएगा, जैसे मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, इसमें बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बोर्ड्स में भी पूछे जाते हैं, और साथ के साथ मान लो जेईई या नीट में भी इसके बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके थोड़े ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलो सर शुरू करते हैं। कंसंट्रेशन क्या होगा, टर्म्स होगा। ठीक है, तो कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख लो सबसे पहले। तो सबसे पहली कंसंट्रेशन टर्म्स कौन सी पढ़नी है हमने, मास परसेंटेज। ठीक है, तो सर मेरे को क्लियर हो गया, इसकी डेफिनेशन से क्लियर हो रहा है, इसके नाम से क्लियर हो रहा है। मास परसेंटेज मतलब मास की टर्म में क्या होगी, बात होगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, सोल्यूट भी मास की टर्म्स में होगा, सॉल्वेंट भी मास की टर्म्स में होगा। तो लिखते हैं डेफिनेशन जल्दी जल्दी, और लिखो जल्दी जल्दी। इट इज डिफाइंड एज
मास ऑफ कंपोनेंट। ठीक है, मैं सॉल्यूट सॉल्वेंट नहीं लिख रहा, ठीक है, मतलब क्योंकि हमें पता है कि सॉल्यूट सॉल्वेंट ज्यादा भी हो सकते हैं ना, सॉल्यूट मतलब ज्यादा भी हो सकते हैं, ज्यादा कंपोनेंट भी हो सकते हैं, इसीलिए मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूं कंपोनेंट, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात नहीं कर रहा। तो जो अगर मान लो दो होंगे तो एक सॉल्यूट होगा, एक क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, तो इसीलिए मैं कंपोनेंट यहां पर लिख रहा हूं, सॉल्यूट नहीं लिख रहा। ठीक है, तो इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ कंपोनेंट इन क्या होगा, ग्राम, इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ क्या होगा, सोल्यूशन होगा, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, मास परसेंटेज कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन पढ़ते हैं। सर डेफिनेशन ऐसे समझ नहीं आएगी, पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं, फिर आपको डेफिनेशन समझाता हूं, फिर ज्यादा समझ आएगी। ठीक है, तो पहले तो मान लो लिख तो लेना साथ साथ में, इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ कंपोनेंट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ क्या होगा, सोल्यूशन। इसे हम क्या कहते हैं, मास परसेंटेज कहते हैं। तो सर मेरे को पता है, आपने पिछली वीडियोस में भी बताया था कि भाई परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल परसेंटेज का ना, जब निकालते थे मार्क्स की, तो मार्क्स परसेंटेज, मार्क्स ऑफ 10 आता था ना, मार्क्स की परसेंटेज निकालते थे तो मार्क्स ऑफ 10 अपॉन टोटल मार्क्स आते थे, इनटू क्या आता था आपका, टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स इनटू क्या आता था, 100 आता था। तो मार्क्स परसेंटेज निकालेंगे तो सिंपल सी बात है, मैंने बताया था कि भाई परसेंटेज का फॉर्मूला हमेशा सेम रहता है, जिसकी परसेंटेज निकालनी है ऊपर, तो फिर ऊपर क्या होगा सर, मास ऑफ क्या होगा, कंपोनेंट, मतलब जिस भी कंपोनेंट की निकाल रहे हैं, ए बी या सी, जिसका भी हम वैल्यू निकाल रहे हैं, कंपोनेंट, कंपोनेंट है ना, कंपोनेंट, कंपोनेंट। ठीक है, कंपोनेंट हो गया, तो सर मान लो ये हो गया मास ऑफ कंपोनेंट, तो डिवाइड बाय क्या होगा आपका, मान लो आपका क्या होगा, मान लो मास ऑफ क्या होगा, मान लो पूरा सोल्यूशन होगा, मास ऑफ सोल्यूशन, टोटल मास है ना, टोटल मास ऑफ सोल्यूशन, या मास ऑफ सोल्यूशन लिख सकते हैं, टोटल मास ऑफ क्या होगा, सोल्यूशन, इनटू क्या होता है, जब हम परसेंटेज निकालते हैं इनटू 100 करते हैं। ठीक है, तो इसे मास परसेंटेज का फॉर्मूला कहते हैं कि भाई मास ऑफ कंपोनेंट होगा, जिस भी कंपोनेंट की क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, मास ऑफ सोल्यूशन या टोटल मास ऑफ क्या होगा, सोल्यूशन, वो नीचे होगा, इनटू क्या होगा, 100। तो सर इसे हम मास परसेंटेज का क्या कहते हैं, फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, तो चलो मान लेते हैं कि भाई आपकी परसेंटेज, डेफिनेशन में ये बात नहीं लिखी, डेफिनेशन में इसको अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया है, बहुत जरूरी बात है, वो भी आपको समझ होनी जरूरी है। जैसे मैं पूछूंगा, कहूं आपको, मान लो एक सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन है किसका, NaOH का, जिसमें NaOH कितना प्रेजेंट है, 20% क्या है, प्रेजेंट है। तो सर मेरे को पता है, मैंने परसेंटेज पढ़ा छोटी क्लासेस में, परसेंट को हम कैसे लिखते हैं, 20 बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा ना, 20 बटा क्या लिखते हैं, 100, परसेंटेज का मतलब 100 होता है। अगर मैं आपको कहूं मान लो NaOH की परसेंटेज निकालो, तो परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, 100 गुना भी करते हैं। तो वे सिंपल सी बात है, ध्यान से देखो, अरे 100 के साथ ये 100 कट गया, तो मान लो बचा गया 20, या इस फॉर्मूले को किसके साथ कंपेयर करो, इसके साथ क्या करो, कंपेयर करो, परसेंटेज के फॉर्मूले के साथ। सर मेरे को पता है 100 का मतलब 100 हो गया, तो 20 का मतलब सर यहाँ पर मास परसेंटेज ऑफ, मान लो मास ऑफ कंपोनेंट हो गया, तो जो 100 है उसका मतलब क्या है, मास ऑफ सोल्यूशन या टोटल मास ऑफ क्या है, सोल्यूशन है। तो जब भी आपको कभी मास परसेंटेज दी हो, जैसे NaOH की मास परसेंटेज आपको दी है, तो यहां से आपको एक चीज क्लियर हो रही है कि इसमें जो ऊपर मतलब 20 दी है, वो किसका मास दी है, जिसकी मास परसेंटेज दी है, जैसे NaOH के, तो वो उसका मास होगा, उसका मास होगा ग्राम्स में, है ना। इसका मतलब मास ऑफ कंपोनेंट इन ग्राम्स, टोटल मास ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम्स, इनटू क्या होता है, 100। तो फिर सिंपल सी बात है, जो ऊपर दी है मतलब 20 दी है, वो मास ऑफ क्या होगा, कंपोनेंट इन ग्राम्स, तो मान लो किस में प्रेजेंट होगा, 100 ग्राम सोल्यूशन में क्या होगा, प्रेजेंट। तो जब भी आपको कहीं 20% लिखा मिलता है, तो आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई मास ऑफ कंपोनेंट हमें कितना दिया है, कंपोनेंट मतलब यहाँ पर कंपोनेंट कौन है, NaOH, तो NaOH का मास कितना दिया है सर, 20 ग्राम दिया है, और टोटल मास ऑफ सोल्यूशन, टोटल मास ऑफ सोल्यूशन कितना दिया है सर, मेरे को पता है कि भाई बाय 100 है, तो इसका मतलब ये मास ऑफ कंपोनेंट है ना, तो ये मास ऑफ क्या है आपका सोल्यूशन। अगर 20 ग्राम आप मार रहे हो कि भाई आपका क्या है, NaOH है, तो भी सिंपल सी बात है, उसके विद रिस्पेक्ट टू कितने ग्राम सोल्यूशन होगा, 100 ग्राम क्या होगा, सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो आप डेफिनेशन पढ़ो, आप बात क्लियर होगी। तो देखो ध्यान से, इसको ही उसने मास परसेंटेज की डेफिनेशन में लिखा है, इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ कंपोनेंट, मास ऑफ कंपोनेंट इन ग्राम्स, मास ऑफ कंपोनेंट इन ग्राम्स, है ना, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ क्या होगा, सोल्यूशन होगा। मास परसेंटेज का मतलब क्या है कि भाई मास ऑफ कंपोनेंट इन ग्राम्स, जरूरी थोड़ा 20% ही होगा, कई बार 15 भी होगा, कई बार 10 भी होगा। तो सिंपल सी बात है कि भाई जितनी भी परसेंटेज है वो उसका मास हो गया ग्राम्स में, तो किस में प्रेजेंट है,
100 ग्राम सोल्यूशन, मतलब नीचे तो हमेशा क्या रहेगा 100 ही रहेगा, क्योंकि अगर 15% लिखोगे तो 15/100 होगा, अगर 10% लिखोगे तो 10/100, ऊपर वाला मास क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो फिर मास ऑफ कंपोनेंट इन ग्राम्स वो तो अलग अलग हो सकता है, बट प्रेजेंट इन क्या होगा, हमेशा 100 ग्राम ऑफ क्या होगा, सोल्यूशन। तो ये इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है, जब भी आपको परसेंटेज में बात की हो, इसका मतलब ये मास है जिसकी वो बात कर रहा है, और किसमें प्रेजेंट है ये वाला मास, 100 ग्राम सोल्यूशन में क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, तो सर ये बात मेरे को क्लियर हो गई। तो जनरली मतलब ये तो डेफिनेशन लिखी है, तो ये मतलब परसेंटेज से ये क्लियर होता है। उसके बाद अगर क्वेश्चन करने हैं तो क्वेश्चन के लिए ये फॉर्मूला क्या करना है, यूज करना है। ठीक है, तो सर मेरे को क्लियर हो गया कि मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस करवा दो। ठीक है, तो अगर मैं पूछता यूनिट पूछता, तो यूनिट भी आप बता सकते थे कि भाई मास परसेंटेज को कोई यूनिट होंगे, तो आपका आंसर होगा सर मास परसेंटेज के कोई भी यूनिट नहीं होते। अगर मास परसेंटेज लिखें तो मास परसेंटेज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब एक बात और याद रखनी है, हम क्या करते हैं, ए और बी यूज करते हैं। ए हम जनरली सोलवेंट के लिए यूज करते हैं, बी हम किसके लिए यूज करते हैं, सॉल्यूट के लिए। जब डब्ल्यू लिखते हैं, डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, मास और वेट। जो क्वेश्चन में गिवन हो मास या वेट, है ना, मास या वेट को हम क्या कहते हैं, डब्ल्यू। हम केमिस्ट्री में मानते हैं कि जो मान लो मास होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। वैसे तो फिजिक्स में मतलब जनरली वो अलग अलग होता है, बट केमिस्ट्री में हम एक ही मानते हैं। डब्ल्यू मतलब डब्ल्यू सिंबल किसके लिए यूज करते हैं, मतलब मास या वेट के लिए यूज करते हैं। तो भी सिंपल सी बात है, अगर सोलवेंट होगा तो डब्ल्यू ए, जब सोल्यूट होगा उसके मास को हम किसके लिखेंगे, डब्ल्यू बी से लिखेंगे। ठीक है, तो मोलर मास भी आपको पता है, मोलर मास मतलब मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास। मोलर मास या एटॉमिक मास को हम जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बड़े एम से। तो एम ए लिखेंगे सोलवेंट के लिए, एम बी लिखेंगे सॉल्यूट के लिए। ठीक है, तो बाकी सिंबल तो आपको पता ही होगा। मास के ये दो सिंबल हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, तो ये सिंबल भी याद रखने हैं। ए हम किसके लिए, सोलवेंट के लिए यूज करते हैं, बी हम किसके लिए यूज करते हैं, सॉल्यूट के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो सर मेरे को क्लियर हो गया। तो मास परसेंटेज अगर मान लो ए की पूछता तो क्या होना था, मास ऑफ ए। तो मास ऑफ ए सर मतलब डब्ल्यू ए अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन कैसे बनता है, जब हम सोल्यूट और सोलवेंट को मिक्स करेंगे तो भी तो बाइनरी सोल्यूशन बनता है। तो फिर इसका मतलब नीचे क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूशन मतलब डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू क्या होगा आपका 100 होगा। ये आपका मास परसेंटेज का क्या है, फॉर्मूला बन गया ए की। अगर बी होता तो सर ऊपर क्या आना था, बी, क्योंकि बी की मास परसेंटेज निकालनी है, जिसकी निकालनी हो आपने बताया वो ऊपर, नीचे हमेशा क्या रहेगा, सोल्यूशन का क्या रहेगा, मास। तो यूनिट में पूछ रहा था, तो यूनिट सर नो क्या होंगे, यूनिट होंगे। नो यूनिट क्यों, क्योंकि ऊपर भी मास है नीचे भी मास है, कट जाएगा, तो इसका मतलब इसके कोई भी यूनिट नहीं होते। ठीक है, तो चलो अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं कि भाई कैसे आपको क्वेश्चन आएगा, उसको कैसे क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन को लिखते जाना और सॉल्व करते जाना है ना। इफ 11 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज dissolved in 500 ml of solution, density equal to 1.1 gram ml inverse, calculate its mass परसेंटेज। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो, मान लो मास परसेंटेज, कैलकुलेट इस मास, इट्स मतलब मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सैलिक एसिड लिख लो, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, तो मान लो वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। चलो आपने कोशिश की होगी, तो चलो देखते हैं कि भाई कैसे। देखो ध्यान से, इफ 11 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी दिस, कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सैलिक, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। तो सर परसेंटेज ऑफ ऑक्सैलिक एसिड निकालनी है, तो अभी आपने बताया कि क्या फॉर्मूला होता है कि भाई मास ऑफ क्या होगा, ऑक्सैलिक एसिड होगा, ऑक्सैलिक एसिड डिवाइड बाय टोटल मास इनटू क्या होगा आपका 100 होगा। तो सिंपल सी बात है सर, मान लो मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड दिया क्वेश्चन में, तो देखो ध्यान से, मतलब परसेंटेज ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड दिया सर, 11 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड की बात कर रहा है, अपॉन क्या आएगा, मास ऑफ
मतलब टोटल मास ऑफ क्या होगा सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन सर क्वेश्चन में दिए तो आपका आंसर होगा सर मास तो नहीं दिया, यहाँ पर वॉल्यूम है ना, यूनिट 500 ml मतलब वॉल्यूम के यूनिट, ये किसका है डेंसिटी, और डेंसिटी और वॉल्यूम दिया है तो मास तो दिया ही नहीं, तो सिंपल सी बात है फिर एक रिलेशन यूज करेंगे, वो तो आपको पता ही है, डेंसिटी को डी से डिनोट कर लो या रो से कर लो, मान लो डी से कर देते हैं, डी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो फिर मास इज इक्वल टू क्या होगा डेंसिटी इंटू क्या होगा वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि डेंसिटी किसकी निकाल रहे हो, जिसका मास ले रहे हो उसी का वॉल्यूम लेना है। डेंसिटी मतलब अगर डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन निकाल रहे हो तो यहाँ पर मास ऑफ सोल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, अगर डेंसिटी किसी और की निकाल रहे हो जैसे सॉल्वेंट की निकाल रहे हो तो मास ऑफ सॉल्वेंट वॉल्यूम ऑफ क्या होगा सॉल्वेंट होगा। ये चीजें दिमाग में रखनी है, न्यूमेरिकल कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो सर मास ही निकालना है, मास किसका निकालना है, मान लो हमने तो सोल्यूशन का निकालना है टोटल मास ऑफ सोल्यूशन, तो डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दी है, तो देखो डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन आपको कितनी दी है 1.1 और मास ऑफ सोल्यूशन कितना दिया है सर, मान लो 500 दी है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 550, 550 ही आएगा ना, 11 5 55, हाँ 550 आएगा, तो सर मास ऑफ सोल्यूशन जो हो गया वो कितना हो गया 550, तो इसका मतलब 550 गुना कितना हो गया सर 100, तो 11 5 55 50 आ गया, तो इसका मतलब कितना आ गया सर 2% आपका क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपके परसेंटेज या परसेंटेज ऑफ ऑक्सैलिक एसिड कितनी है 2% आपको क्या दी है वैल्यू दी है। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी लिखो और उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई कि भाई ये वाला क्या था क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जिसमें थोड़ा सा और अलग कुछ चीज दे सकता है, ये तो डायरेक्टली हो गया, एक मैं और क्वेश्चन आपको करवा देता हूं, मान लो फिर उसके बाद एक जेई का क्वेश्चन करते हैं जो आपको जेई में क्या किया गया है, मान लो मास परसेंटेज से ही आपको क्या पूछा गया क्वेश्चन पूछा गया, थोड़ा सा डिफरेंट था बट चलो दिखते हैं क्या क्या है। ठीक है, मान लो 10 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक, सर ऑक्सैलिक ही डाल रहे हो, मान लो NaOH 10 ग्राम ऑफ NaOH इज डिसॉल्व्ड इन, मान लो आपको दे दे 190 ग्राम ऑफ मान लो वाटर, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ मान लो NaOH। ठीक है, तो ये निकालना है, तो देखो ध्यान से, तो सर मेरे को पता है कि भाई मास परसेंटेज ऑफ NaOH निकालना है ना, मास परसेंटेज ऑफ NaOH वो किसके बराबर होगा सर, मास परसेंटेज ऑफ NaOH, मास ऑफ NaOH गिवन दिया है क्वेश्चन में 10 अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन, तो ध्यान से पढ़ो, कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि 190 ग्राम ऑफ वाटर, तो सर वाटर तो सॉल्वेंट है, सोल्यूशन थोड़ा है, तो सोल्यूशन क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि भाई सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का मास प्लस क्या होगा सल्यूट, सल्यूट का मास कितना है सर, मान लो 10, ये याद रखना है, नीचे हमेशा क्या आता है मास ऑफ क्या आता है सोल्यूशन आता है, तो ये याद रखना है। ठीक है, तो 10 अपॉन कितना हो गया सर 200 इंटू कितना हो गया 100, 1 2 1 2 5, तो इसका मतलब 5% इसका क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, तो नीचे मास ऑफ क्या चाहिए होता है सोल्यूशन, तो ये भी बात सर मेरे को क्लियर हो गई कि भाई मास परसेंटेज का अगला क्वेश्चन भी क्या हो गया क्लियर हो गया। ठीक है, तो चलो उसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं जो थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, तो मैं बता रहा हूं कि वो आपका क्या है जेई में पूछा गया क्वेश्चन है, मान लो जेई के शायद 2022 में आया था, मतलब आया था बट है जेई का क्वेश्चन, वो करते हैं। ठीक है, तो लिखो जल्दी जल्दी क्वेश्चन, ये सोल्यूशन of sugar obtained by a solution of sugar obtained by mixing 200 ग्राम of its 25% solution and 500 ग्राम of its 40% solution। calculate mass percentage of sugar, मास परसेंटेज ऑफ शुगर है ना, मास परसेंटेज ऑफ शुगर, तो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था, मतलब एक वैल्यू निकाल दी है न्यूमेरिकल टाइप, उसकी यहाँ पर क्या लिखनी है वैल्यू लिखनी है, आपको ऑप्शन मतलब ऑप्शन नहीं दी होगी, सीधा आपको यहाँ पर क्या लिखना है आंसर लिखना है। ठीक है, तो देखते हैं सर क्या लिखा है, कहता है एक सोल्यूशन है शुगर का जो कहाँ कैसे बना, मिक्सिंग 200 ग्राम ऑफ इट्स 25% क्या होगा सोल्यूशन होगा। क्या मतलब सर इसका, ध्यान से पढ़ो, क्या कह रहा है कि भाई उसने 25% मान लो एक सोल्यूशन बनाया, तो 25%
सोल्यूशन का मतलब तो सर मेरे को पता है कि किसका सोल्यूशन बना रहा है, शुगर का। तो मान लो यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं यूनिटरी मेथड से, वैसे तो मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ, बट मैं पहले यूनिटरी से समझा देता हूँ। 25% सोल्यूशन, तो सर इसका मतलब क्या है कि भाई 25 ग्राम क्या होगा, NaOH होगा, है ना। 25 ग्राम NaOH होगा, 100 ग्राम क्या होगा सोल्यूशन में। तो इसका मतलब तो ये होता है, बट उसने 25% सोल्यूशन दिया है, किसका लिया है उसने, 200 ग्राम का क्या लिया है, 25% सोल्यूशन। तो 200 ग्राम में कितना NaOH होगा, 25 मतलब 100 ग्राम में 25 ग्राम NaOH प्रेजेंट है। तो सर उसने तो सोल्यूशन कितना दिया है, 200 ग्राम दिया है। तो यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं कि भाई 100 ग्राम में कितना NaOH प्रेजेंट है सर, मान लो 25 ग्राम, और 1 ग्राम में कितना प्रेजेंट होगा, तो आपने बताया था सर यूनिटरी, मतलब नीचे क्या हो जाएगा, नीचे तो 200 ग्राम में कितना होगा, 25/100 इंटू कितना हो गया 200, तो इसका मतलब सीधा कट गया, तो 50 क्या आ गया, ग्राम आ गया। तो 50 ग्राम क्या आया सर, NaOH की क्या आई, वैल्यू आई। इसका मतलब जो 200 ग्राम सोल्यूशन दिया है उसका 25% सोल्यूशन का मतलब क्या है कि उसमें कितनी शुगर प्रेजेंट है, 50 ग्राम क्या है, शुगर प्रेजेंट है। ठीक है, तो लिख लो शुगर, ठीक है, इन वन सोल्यूशन। पहले सोल्यूशन में कितनी शुगर है प्रेजेंट सर, 50 ग्राम हो गई। तो आपको जहां से ध्यान से देखना है, फीलिंग आ रही होगी, तो जितना सोल्यूशन दिया है उसके साथ उसकी परसेंटेज ही तो मल्टीप्लाई करनी है। 500 ग्राम के साथ 40% मल्टीप्लाई करना है, तो वही तो आपका क्या निकल रहा है, शुगर निकल रही है। तो कैसे निकली ये मैंने बता दिया कि भाई कैसे निकली। ठीक है, तो अगले में सीधा लिख रहा हूं, मान लो दूसरे सोल्यूशन में, सेकंड सोल्यूशन में कितनी शुगर हो गई, तो सर मेरे को पता है कि भाई सेकंड सोल्यूशन में कितनी शुगर हो गई, 500 इंटू कितना हो गया, 40 बटा कितना हो गया, 100 हो गया। वहां से पता चल रहा है, देखो ध्यान से, कितना हो गया सर, 200 ग्राम क्या हो गई, शुगर हो गई। तो सर मेरे को पता है इन दोनों को मिक्स ही किया उसने, है ना, सोल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग। मतलब इन दोनों को मिक्स किया है, तो फिर इसका मतलब टोटल शुगर कितनी हो गई, मतलब टोटल शुगर हो गई सर, मतलब 50 और 200 कितनी हो गई, 250 ग्राम आपकी क्या हो गई, शुगर हो गई। तो टोटल सर सोल्यूशन कितना है, ये तो हो गई शुगर, तो टोटल सोल्यूशन कितना है वो मुझे पता है सर, कितना है, 500 ग्राम एक सोल्यूशन है और 200 ग्राम एक सोल्यूशन है, 200 हो गया। तो सर मास परसेंटेज ही तो निकालनी है, किसके, शुगर के। तो शुगर की मास परसेंटेज निकालते हैं, तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, मान लो मास ऑफ शुगर 250 अपॉन कितना हो गया सर, 700 गुना क्या हो गया, 100 हो गया। ठीक है, तो सर सिंपली इसको सॉल्व करना था, कितना आ गया, मान लो 3 7 21 हो गया, 4 40 हो गया, 7 5 35 हो गया, तो सर 50 हो गया, तो 7 7 49, मतलब 35.5। बट आपको यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू पूछी थी, तो सर 35.5 तो आ गया आंसर, बट हमें एग्जैक्ट पूछा है, तो एग्जैक्ट क्या आंसर आ गया, 36 ग्राम इसका क्या आ गया, 36 ग्राम नहीं 36% इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आपका जेईई का है, शायद 2022 का आपको क्या है क्वेश्चन है। तो देखो ऐसा क्वेश्चन भी आपको क्या है, मान लो मास परसेंटेज से आपको जेईई में क्या पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई, ये भी बात मेरे को क्या हो गई, क्लियर हो गई। ठीक है, तो आप शुगर मान लो कर सकते हो, मास परसेंटेज के डिफरेंट क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो चलो पहली कंसंट्रेशन टर्म्स हो गई, उसके कुछ न्यूमेरिकल हो गए। अब उसके बाद दूसरी कंसंट्रेशन टर्म की बात करते हैं कि भाई दूसरी कंसंट्रेशन टर्म्स कौन सी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो दूसरी कौन सी यूज करते हैं, मान लो स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो अगला वर्ड यूज होता है स्ट्रेंथ ऑफ क्या होगा, सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो सर इसका क्या मास मतलब है, तो लिख लो, इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट, मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन, ठीक है, मान लो वॉल्यूम 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, इन 1 लीटर ऑफ क्या होगा, सोल्यूशन होगा, इन 1 लीटर ऑफ क्या होगा, सोल्यूशन होगा, 1 लीटर ऑफ क्या होगा, सोल्यूशन, उसे क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ क्या कहते हैं, सोल्यूशन कहते हैं। क्या कह रहे हो सर, एक बार फिर से रिपीट कर दो, इट इज डिफाइंड एज द क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट, मतलब कितना मास क्या है, सोल्यूट का क्या है, प्रेजेंट है, इन क्या होगा, लीटर ऑफ क्या होगा, सोल्यूशन होगा, कि 1 लीटर में कितना मास उसका क्या है, प्रेजेंट है, उसे हम क्या कहते हैं सर, मान लो स्ट्रेंथ ऑफ क्या कहते हैं, सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो नीचे फॉर्मूला लिख लो कि भाई स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन, तो स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, ठीक है, मान लो स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन हो गया आपका क्या, मान लो क्या दिया होगा, मान लो मास क्या दे दिया आपको, मान लो मास ऑफ क्या होगा आपका सोल्यूट, ठीक है, अपॉन क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ क्या हो गया,
सोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्या आ गया, सोल्यूशन। इसे हम क्या कहते हैं, मान लो सोल्यूशन का वॉल्यूम इन क्या होगा, लीटर होगा, इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ क्या कहते हैं, सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो सर ये बात तो मेरे को क्लियर हो गई कि भाई स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन का मतलब क्या है, मतलब कैसे हम स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो मास ऑफ सोल्यूट होगा, मास ऑफ सोल्यूट मतलब ग्राम्स में हो गया, बट वॉल्यूम किस में चाहिए, लीटर में क्या चाहिए, वॉल्यूम। इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ क्या कहते हैं, सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो चलो एक आसान सा क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, मतलब ये तो मान लो ज्यादातर हम मोलैरिटी में ये टर्म्स यूज करते हैं, इसीलिए इसको पढ़ना पड़ता है। ये अगर आपको क्लियर होगी तो फिर मोलैरिटी इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं सर कि भाई मान लो आपको कहा जाए 5 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन, मान लो आ जाए 2 लीटर ऑफ क्या होगा, सोल्यूशन होगा। 2 लीटर ऑफ क्या होगा, सोल्यूशन। फाइंड इट्स, मान लो स्ट्रेंथ है ना, फाइंड इट्स क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ क्या होगा, सोल्यूशन होगा। ठीक है, स्ट्रेंथ है तो स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन निकालते हैं सर। मेरे को पता है कि भाई स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ क्या हो गया, सोल्यूशन, ये किसके बराबर होगा, मास ऑफ सोल्यूट ग्राम अपॉन कितना हो गया सर, वॉल्यूम, मतलब सॉरी मान लो आपका वॉल्यूम कितना दिया 2, तो इसका मतलब स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया 2.5। तो इसका मतलब सर ये किसमें था, ग्राम में, ये किसमें था, लीटर में, तो इसका मतलब ग्राम पर लीटर इसके क्या है, यूनिट आए। ठीक है, तो ये आपकी स्ट्रेंथ दी है, कि स्ट्रेंथ ऑफ क्या दी है, सोल्यूशन दी है। ठीक है, तो सर मेरे को क्लियर हो गया कि भाई स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन क्या है, ये आपकी क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ क्या है, सोल्यूशन है। ठीक है, तो सर ये भी बात मेरे को क्लियर हो गई कि भाई स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, मतलब क्या है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, इनका होगा लीटर होगा, तो 5 ग्राम हो गया, तो नीचे क्या है 2 लीटर आपको वॉल्यूम दिया था, उन दोनों को डिवाइड किया, ये आपकी क्या आ गई, स्ट्रेंथ ऑफ क्या आ गई, सोल्यूशन आ गई। ठीक है, तो सर बात क्लियर हो गई कि भाई स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, ये आपका क्या था, क्वेश्चन था। उसके बाद तीसरी बात करते हैं कि भाई तीसरा क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, परसेंट होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम परसेंट की बात कर लेते हैं। तो तीसरा आपका है वॉल्यूम परसेंट। तो ठीक है सर, सिंपल सी बात है, अगर वॉल्यूम परसेंट है तो फिर मेरे को पता है परसेंट, तो मेरे को पता है कि भाई जो मास वाली वैल्यू की थी वही आपकी क्या आ जाएगी, वॉल्यूम की क्या आ जाएगी, टर्म्स में आ जाएगी। तो लिख लेते हैं सर, मास वाली वैल्यू को वॉल्यूम की टर्म में लिखना है, तो लिख लो इट इज डिफाइंड एज, क्या होता था, है ना, मास ऑफ कंपोनेंट। तो यहां पर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्या होगा, कंपोनेंट होगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट इन क्या होगा, ml, क्योंकि सर मेरे को पता है कि भाई सीजीएस यूनिट मान लो जनरली हम किस में यूज करते हैं, ml और सेंटीमीटर क्यूब, ये दोनों यूनिट क्या होते हैं, सेम होते हैं। इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट इन ml और सेंटीमीटर क्यूब प्रेजेंट, है ना, प्रेजेंट इन क्या होगा, प्रेजेंट इन 100 ml और सेंटीमीटर क्यूब ऑफ क्या होगा आपका, मान लो सोल्यूशन होगा। ठीक है, ऑफ सोल्यूशन, इसे हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम क्या कहते हैं, परसेंट कहते हैं। ठीक है, तो सर बात क्लियर हो गई, वॉल्यूम परसेंट का मतलब सिर्फ मास परसेंट है, वहां पर मास की टर्म में बात की थी, क्योंकि हमें पता है केमिस्ट्री में मास और वॉल्यूम छोटे छोटे होते हैं, तो इसीलिए ग्राम और ml में क्या की जाती है, चीजों को कैलकुलेट किया जाता है। तो फिर सर वॉल्यूम परसेंटेज है, इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट इन, मान लो ml और सेंटीमीटर क्यूब प्रेजेंट इन क्या होगा, 100 ml ऑफ क्या होगा, मान लो सेंटीमीटर, ml और सेंटीमीटर क्यूब में, या सिंपल मान लो कितने ml जो है सोल्यूट प्रेजेंट है, मान लो उसका वॉल्यूम, मान लो कितने 100 ml में सोल्यूशन में, उसे हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम क्या कहते हैं, परसेंट कहते हैं। ठीक है, तो सर वॉल्यूम परसेंट है, परसेंटेज का फॉर्मूला तो आपने बता ही दिया है कि भाई परसेंटेज का ये डेफिनेशन तो हम परसेंटेज से लिखते हैं, तो वॉल्यूम परसेंट है, तो वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा सर, वही होगा जो आपने पहले बताया कि भाई कैसे, मान लो ऊपर क्या होगा, वॉल्यूम मतलब किसी की भी परसेंटेज हो तो सर वो फॉर्मूला तो सेम ही होता है, वॉल्यूम ऑफ क्या होगा, कंपोनेंट होगा, कंपोनेंट डिवाइड बाय क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्या होगा, सोल्यूशन होगा, इनटू क्या होगा आपका 100 होगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन कहां से बनी, जैसे मैंने ये आपको ये बताया ना, मान लो V% आपको क्या कह दे, HCl कह दे, तो इसका मतलब यहां से सर क्लियर हो रहा है कि VML क्या होगा आपका कंपोनेंट जिसका नाम है HCl, कितने में 100 ml क्या होगा, सोल्यूशन होगा। तो वॉल्यूम की परसेंटेज दी होगी, तो वॉल्यूम की परसेंटेज में ऐसे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो सर ये भी बात मेरे को क्लियर हो गई कि भाई वॉल्यूम परसेंट कैसे हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, कैसे इसकी क्या कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलो एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं छोटा सा इस पर, अगर मास परसेंटेज समझ आ गया तो वॉल्यूम परसेंटेज भी समझ आ जाएगा, तो निकाल सकते हैं। तो चलो लिखते हैं कि भाई एक मान लो HCl है ना, 5 ml of HCl is dissolved in
मान लो 300 ml ऑफ क्या होगा सोल्यूशन, फाइंड इट्स वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, तो सर वॉल्यूम परसेंट निकालना है, तो वॉल्यूम परसेंट किसका निकालना है, HCl। तो सर क्या फॉर्मूला था, जिसकी वॉल्यूम परसेंट निकालनी है उसका वॉल्यूम ऊपर 5 अपॉन कितना हो गया टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन सर 300 इंटू क्या हो गया सर 100। तो इसको काट लो सर, कहां से पर गया 60 पर गया, 1 0 से 1 0, 3 आ गया, 5 आ गया, 3 5 बटा कितना आ गया 3, यही आया ना, ध्यान से देख लेना। हाँ 5 बटा 3 ही आया सर, तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 1.66 है ना, 1.66 ये आपका क्या आ गया वॉल्यूम परसेंट आ गई। इसका मतलब इतने परसेंट आपका क्या है HCl प्रेजेंट है, किसमें मान लो 100 ml में क्या है प्रेजेंट है ना, मान लो कितने परसेंट HCl प्रेजेंट है, इतने परसेंट सोल्यूशन में क्या है HCl क्या है प्रेजेंट है। ठीक है, तो सर ये बात तो मेरे को क्लियर हो गई। ये मेरे को क्या था मान लो क्वेश्चन की क्या थी एक्सप्लेनेशन थी कि भाई वॉल्यूम परसेंट कैसे होगा, ऐसे आप क्या कर सकते हो वॉल्यूम परसेंट के क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो ज्यादातर मास परसेंटेज आता है, मास परसेंटेज आ गया तो वॉल्यूम परसेंट भी आ गया, स्ट्रेंथ ऑफ क्या आ गया सोल्यूशन भी आ गया। ठीक है, तो उसके बाद मेन बात करते हैं कि भाई मान लो जैसे ये मैंने एक्सप्लेन किया, तो आपको कई बार क्या होता है मान लो आपको न्यूमेरिकल, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे उसमें कई बार आपको चीजें दी होती हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपको कहे कि भाई मान लो क्वेश्चन में दिया होगा आपको लिखेगा B% बाय क्या लिखेगा मास लिखेगा, या V% बाय का लिखेगा वॉल्यूम लिखेगा, और V% मान लो ये ज्यादा कम ही लिखा होता है, V% ऐसे भी लिख सकता है, V% स्ट्रेंथ नहीं लिखता, V% इसको लिखता है V% मास, W/W भी लिखता है, इसको लिखता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी लिखता है, V% बाय मान लो ऐसे भी लिखता है, W/V भी लिखता है। ठीक है, तो सर इसका मतलब क्या, अब इसको समझ लेते हैं कि कई बार क्वेश्चन में ये लिखा मिलेगा B% बाय मास या W/W। ठीक है, W/W ज्यादातर यही लिखता है, M/M नहीं लिखता, यही लिखता है। ठीक है, तो सर ये लिखेगा, तो ये बात तो आपने बता दी कि परसेंटेज का मतलब क्या है कि भाई जैसे मान लो NaOH की बात कर रहे हैं, तो अगर NaOH की बात कर रहा होगा तो क्या होगा आपका 20 ग्राम। यहां से मेरे को क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो मान लो जिसकी परसेंटेज दी है वो NaOH का मास होगा, तो सोल्यूशन का मास कितना होगा सर, मास बाय मास है ना, ऊपर भी मास नीचे भी क्या होगा मास, तो इसका मतलब 100 ग्राम क्या होगा सोल्यूशन होगा। इस परसेंटेज से ये इंफॉर्मेशन मेरे को मिल रही है। ठीक है, तो यहां से बात करें सर 20% का वॉल्यूम बाय वॉल्यूम या बाय वॉल्यूम लिखा हो, दोनों बातें सेम है। तो सर यहां से इंफॉर्मेशन मिल रही है कि भाई 20 ml क्या होगा आपका NaOH होगा, तो कितने ml में 100 ml ऑफ मान लो सोल्यूशन में क्या होगा 20 ml ऑफ क्या होगा आपका मान लो वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो सर ये भी बात मेरे को क्लियर हो रही है। तो कई बार ये वर्ड लिखा होगा 20% बाय वेट बाय क्या होगा वॉल्यूम, या 20% ऑफ क्या लिखा हो सकता है स्ट्रेंथ भी लिखा हो सकता है, 20% ऑफ क्या लिखा हो सकता है सर स्ट्रेंथ भी लिखा हो सकता है। तो अगर 20% ऑफ स्ट्रेंथ लिखा है या मान लो वेट बाय वॉल्यूम लिखा है, तो उसको कैसे पढ़ेंगे 20 ml ऑफ क्या होगा है ना, 20 ml मान लो फिर से किसकी बात हो रही है NaOH की, 20 ml NaOH है, 20 ml नहीं वेट बाय वॉल्यूम है, तो सर 20 ग्राम क्या होगा NaOH होगा 100 ml ऑफ क्या होगा सोल्यूशन में। ठीक है, तो ये टर्म्स कई बार क्या है आपके न्यूमेरिकल में क्या होंगे यूज होंगे कि भाई 20% मास बाय मास, V% बाय वॉल्यूम, 20% बाय W/V या V% ऑफ क्या होगा बाय ऑफ क्या होगा स्ट्रेंथ होगा। तो सिंपल सी बात है सर, स्ट्रेंथ का मतलब वेट बाय वॉल्यूम होता था, इसका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम W/W, तो क्या मतलब होता है इसका, ये बात क्लियर होनी जरूरी है जब आपको न्यूमेरिकल में क्या दी होगी इंफॉर्मेशन दी होगी। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो रही है। 20/100 मतलब मेरे को पता ऊपर वाला उसका जो भी दिया होगा, जैसे यहाँ पर वेट दिया है, यहाँ पर वॉल्यूम दिया, ऊपर वाला वेट, नीचे वाला वॉल्यूम, यहाँ पर वॉल्यूम दिया है, ऊपर वाला भी 20 को क्या लिख सकते हैं 20% को 20/100, ऊपर वाला भी वॉल्यूम नीचे वाला भी वॉल्यूम, इसको लिख सकते हैं 20/100, ऊपर वाला वेट नीचे वाला भी क्या होगा वेट होगा। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आपको समझ नहीं आनी चाहिए जब आप क्वेश्चन करोगे। ठीक है, तो सर ये भी बात मेरे को क्लियर हो गई कि भाई क्या इंफॉर्मेशन होगी, कैसी क्या होगी इंफॉर्मेशन गिवन होगी। ठीक है, तो सर ये भी बात क्लियर होगी अच्छी तरीके से। तो चलो अगला मान लो क्या होता है, मान लो मास फ्रैक्शन, कई बार मास फ्रैक्शन की बात भी कर सकता है, उसकी बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी। उसके बाद आपका टॉपिक है मास फ्रैक्शन। ठीक है, चौथी मान लो टर्म्स कई बार ये भी यूज कर सकता है मास फ्रैक्शन, तो लिख लो इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ क्या होगा आपका, इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट लिख लो या कंपोनेंट लिख लो है ना, मास ऑफ क्या होगा
कंपोनेंट, ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ कंपोनेंट टू द मास ऑफ क्या होगा, सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है सर, इसमें वो परसेंटेज की बात नहीं कर रहा, तो फिर 100 मल्टीप्लाई नहीं होगा। इसमें क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ कंपोनेंट टू द मास ऑफ क्या होगा, सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो सर मास फ्रैक्शन, अब अगर मैं आपको पूछूं मास फ्रैक्शन ऑफ क्या होगा, ए, तो सर क्या होगा, मास ऑफ कंपोनेंट ए की बात कर रहा है तो WA, तो मास ऑफ सोल्यूशन नीचे, इसका मतलब WA प्लस क्या होगा, WB, इसे हम क्या कहते हैं, सिंपल मास क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर मान लो बी का पूछता है ना, मास फ्रैक्शन ऑफ बी पूछता तो WB अपॉन क्या होना था, WA प्लस क्या होना था, WB, ये आपका क्या होना था, मास फ्रैक्शन ऑफ क्या होना था, बी होना था। ठीक है, तो सर आपके यूनिट पूछता तो यूनिट क्या होने हैं, तो सर यूनिट लेस होगा, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों चीजें क्या है, सेम है। देखो ऊपर भी वेट नीचे भी वेट, तो इसका मतलब दोनों चीजें सेम है, तो इसके कोई भी यूनिट नहीं होंगे। ठीक है, तो सर ये मास परसेंटेज ही तो है। ध्यान से देखें कि भाई मास फ्रैक्शन के साथ 100 मल्टीप्लाई करो तो वो क्या बन जाता है, मास परसेंटेज बन जाता है। तो याद रखना है कि भाई इसको ऐसे भी कई बार लिखा जा सकता है कि भाई मास परसेंटेज जो होता है वो किसके बराबर होता है, मास फ्रैक्शन इनटू क्या होता है, 100 होता है ना। तो ध्यान से देखो कि भाई मास परसेंटेज, अगर मान लो इसको मैं 100 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो वो क्या बन रहा है, मास परसेंटेज ही तो बन रहा है। तो भी सिंपल सी बात है कि भाई मास परसेंटेज, इसे हम क्या कहते हैं, मास फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू क्या हो गया, से 100 हो गया। तो मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट है ना, मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट किसके बराबर होगा सर, मास फ्रैक्शन ऑफ क्या होगा, मास फ्रैक्शन ऑफ क्या होगा, कंपोनेंट होगा इनटू क्या होगा, 100। इसे हम क्या कहते हैं सर, आपका मास फ्रैक्शन को क्या कहते हैं, मतलब रिलेशन कहते हैं कि मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट मास फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इनटू क्या हो गया, 100 हो गया। ठीक है, तो ये भी बात आपको क्लियर होगी कि भाई मास फ्रैक्शन क्या होता है, उसको कैसे क्या किया जा सकता है, डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन करना है तो क्वेश्चन सर कर ही सकते हैं, इसमें कौन सी दिक्कत है। जैसे आपको पूछे कि भाई मास ऑफ मान लो HCl इज 5 ग्राम प्रेजेंट इन मान लो 70 ग्राम ऑफ क्या होगा, वाटर, फाइंड इट्स मास फ्रैक्शन। फाइंड इट्स मास फ्रैक्शन मतलब फाइंड मास फ्रैक्शन ऑफ क्या होगा, HCl होगा। ठीक है, तो ये निकालना है, तो ये भी आप निकाल ही सकते हो। तो सर मास फ्रैक्शन क्या होता है, मास फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या होगा आपका, मान लो मास फ्रैक्शन ऑफ किसकी निकालनी है सर, HCl, ऊपर किसका मास आएगा, HCl का 5, नीचे मास ऑफ सोल्यूशन आएगा, फिर से HCl और यहाँ पर वाटर दिया है, तो इसका मतलब 5 प्लस कितना हो गया, 70 हो गया। तो इसका मतलब 5/75 हो गया, तो 1 कितना हो गया, 15। तो 1/15 सर आपका क्या आ गया, मास फ्रैक्शन। तो मेरे को पता है कि भाई 1/15 को पॉइंट में लिखना है, 0.0 लगेगा तो तभी भी नहीं आया, 1 और 0 1 0, तो 15 शीक 90, तो 15 शीक 90 और 10 100, तो 15 शीक मतलब 7, मतलब इतना कुछ क्या आएगी, इसकी मास क्या आ जाएगी, फ्रैक्शन आ जाएगी। ठीक है, तो सर ये मास फ्रैक्शन था, मास फ्रैक्शन का एक छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये आपको पता होना जरूरी है कि भाई ये कुछ टर्में हैं जो क्या होती हैं, यूज होती हैं। ठीक है, तो एक लास्ट टर्म जो आज इस वीडियो में करने जा रहे हैं, बाकी अगली वीडियो में करेंगे कौन कौन से, मालूम मोलैरिटी और मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी, उसे अगली वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। एक लास्ट छोटी सी टर्म्स ये भी यूज होती है कई बार, पार्ट्स पर क्या होती है, मिलियन होती है। ठीक है, तो पार्ट्स पर मिलियन किसके लिए यूज होती है, किस कंसंट्रेशन के लिए यूज होती है, कि जब कोई क्वांटिटी बहुत कम मात्रा में क्या हो, प्रेजेंट हो। क्या बोल रहे हो सर, एक बार फिर से रिपीट करना, पार्ट्स पर मिलियन टर्म जो है वो किसके लिए यूज होती है, कि जब कोई क्वांटिटी जो हो बहुत कम मात्रा में क्या हो, प्रेजेंट हो। ठीक है, तो वो कौन सी होती है, जैसे जनरली जो मान लो आपका पोल्यूशन होता है ना, पोल्यूशन जैसे सल्फर डाइऑक्साइड होती है, मान लो नाइट्रिक ऑक्साइड, पोल्यूटेड गैसेज है, जब इसकी कंसंट्रेशन निकाली जाती है एयर में, वो एक्चुअल में किसकी टर्म्स में निकाली जाती है, पार्ट्स पर मिलियन में क्या की जाती है, निकाली जाती है। या फिर जैसे हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर मतलब उसमें मेरे को पता है सर कुछ कंपोनेंट होते हैं जिसकी वजह से हार्ड और सॉफ्ट वाटर होता है, कोई सिंपल सी बात है, वो हार्डनेस भी बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट होती है, तो फिर उसके लिए भी क्या वर्ड यूज किया जाता है, पार्ट्स पर मिलियन क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, तो मतलब आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए ये कंसंट्रेशन टर्म किसके लिए यूज की जाती है, जब वैल्यू क्या हो, बहुत ज्यादा छोटी क्या हो, वैल्यू हो। ठीक है, तो सर डेफिनेशन क्या होती है, लिख लो, इट इज डिफाइंड एज द मान लो अमाउंट ऑफ क्या होगा, अमाउंट ऑफ क्या होगा, मान लो कंपोनेंट, अमाउंट ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन 1 मिलियन।
या पार्ट ऑफ कंपोनेंट लिख लो, पार्ट ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन 1 मिलियंथ, है ना, 1 मिलियंथ पार्ट ऑफ क्या होगा, सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है सर, आपको डेफिनेशन क्लियर हो ही रही होगी कि भाई क्या डेफिनेशन है कि भाई ए मान लो क्या, मान लो कितना पार्ट, मान लो सोल्यूट कंपोनेंट मतलब सोल्यूट मान सकते हैं उसको, कितना पार्ट सोल्यूट का प्रेजेंट है जब हम सोल्यूशन का कितना पार्ट लें, 1 मिलियंथ क्या लें, पार्ट लें। 1 मिलियंथ पार्ट में, 1 मिलियंथ पार्ट में कितना सोल्यूट क्या है प्रेजेंट है, या कितना पोल्यूशन क्या है प्रेजेंट है 1 मिलियंथ एयर में। 1 मिलियन मतलब कोई एयर ले, उसके 1 मिलियंथ पार्ट में कितना मान लो क्या है पोल्यूशन प्रेजेंट है, सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, उसे हम क्या कहते हैं, पार्ट्स पर मिलियन या पीपीएम के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। ठीक है, तो सर लिख लेते हैं कि भाई पार्ट्स पर मिलियन मतलब पीपीएम। तो सर यहाँ पर मान लो क्या, मान लो पार्ट का मतलब क्या, यहाँ पर मास भी हो सकता है, ये वॉल्यूम की टर्म में भी हो सकती है, मास और वॉल्यूम की टर्म्स में भी हो सकती है। इसका मतलब इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, पार्ट। यहाँ पर अगर मास होगा तो यहाँ पर अगर मास होगा तो भी मास परसेंटेज निकाल लेंगे, अगर मान लो वॉल्यूम, फिर वॉल्यूम परसेंटेज निकाल देंगे, उसे ही हम क्या कहते हैं, आपका क्या, मान लो पार्ट्स पर क्या कहते हैं, मिलियन कहते हैं। ठीक है, तो सर मेरे को पता है कि अगर मास और मास की टर्म में होगा तो फिर मास की टर्म में सॉल्व कर लेंगे, वॉल्यूम और वॉल्यूम की टर्म में होगा तो वॉल्यूम सॉल्व कर लेंगे, और मास और वॉल्यूम की टर्म में होगा तो ऐसे क्या कर लेंगे, सॉल्व। तो लिखो पहले, मान लो क्या होगा, पार्ट ऑफ क्या होगा, मान लो कंपोनेंट, पार्ट ऑफ कंपोनेंट जिसमें भी प्रेजेंट होगा अपॉन मिलियंथ। तो मिलियंथ को कैसे लिखते हैं सर, मान लो यहाँ पर क्या होगा, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, तो इसका 1 मिलियंथ पार्ट, तो 1 मिलियंथ मतलब डिवाइड बाय 10⁶। तो मेरे को पता है सर, जब इसको 10⁶ से डिवाइड करोगे आप इसका कौन सा पार्ट ले रहे हो, 1 मिलियंथ क्या ले रहे हो, पार्ट ले रहे हो, है ना। तो फिर सिंपल सी बात है सर, ये ऊपर चला जाएगा तो इसका मतलब इंटू 10⁻⁶ क्या हो जाएगा, 6। इसे हम क्या कहते हैं, पार्ट्स पर क्या कहते हैं, मिलियंथ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ग्राम दिए होंगे तो ग्राम, नीचे भी ग्राम, मतलब जो भी दिया होगा, अगर मान लो यहाँ पर वॉल्यूम दिया होगा तो यहाँ पर क्या होगा, वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी टोटल पार्ट लिख लो, टोटल पार्ट्स ऑफ क्या होगा, सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो सर एक क्वेश्चन करवा दो, फिर थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि भाई कैसे चीजों को क्या किया जाता है, मान लो लिखा जाता है। तो लिखो, सपोज इन, ठीक है, इन 1 लीटर ऑफ पब्लिक वाटर 1 लीटर ऑफ पब्लिक वाटर कंटेन मान लो 3 × 10⁻³ ग्राम ऑफ क्या हो गया, क्लोरीन। कैलकुलेट दिस इन पीपीएम। ठीक है, इसे क्या करो, कहता है पीपीएम में क्या करो, फाइंड करो। ठीक है, तो सर निकाल सकते हैं कि भाई मेरे को पता है ऊपर क्या दिया सर, मास ऑफ क्या दिया आपको, मान लो ये दिया क्लोरीन दिया है, तो नीचे क्या दिया सर, 1 लीटर दिया है, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन हो गया, इंटू क्या हो जाएगा 10⁻⁶। ऐसे आपकी क्या निकल जाएगी, वैल्यू निकल जाएगी। तो निकाल सकते हैं सर, कौन सी दिक्कत है, तो चलो करते हैं। मान लो क्या हो गया आपका, है ना, यहाँ पर क्या आ गया, पार्ट्स पर क्या हो गया, मिलियन, ऊपर क्या आ गया 3 × 10⁻³ आ गया, है ना। क्लोरीन नेगेटिव कितना प्रेजेंट है, क्लोरीन नेगेटिव इतना प्रेजेंट है, तो ये आपका क्या आ गया, क्लोरीन प्रेजेंट हो गया उसमें, है ना। या मान लो कि सिंपल, मान लो क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन लिख लो, इतना क्लोरीन प्रेजेंट है ना, इसका पार्ट कितना प्रेजेंट है, इतना, मान लो ग्राम्स में। तो मैंने अभी बताया कि अगर ग्राम्स में हो तो ग्राम, नीचे क्या दिया है, टोटल पार्ट ऑफ क्या हो गया, सोल्यूशन। तो टोटल पार्ट सर कितना दिया है, 1000 क्या दिया है, 1 लीटर। तो 1 लीटर में कितना सर, मान लो ml, क्योंकि अगर ऊपर यूनिट ग्राम हो तो नीचे हम क्या लिखते हैं, मान लो ml में लिखते हैं, तो 1000 क्या होगा, ml होगा, या 10⁻³ क्या लिख लेते हैं, ml लिखते हैं, तो इंटू 10⁻⁴ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे लिख दी। तो सिंपल सी बात है कि भाई क्या आंसर आएगा, ये ऊपर जाके -6 हो जाएगा, वो -6 और +6 क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 3 ppm इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसे पार्ट्स पर क्या कहते हैं, मिलियन कहते हैं ना। ये बात तो समझ आ रही है, -6 और +6 क्या हो गया, 0। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया, 3 पार्ट्स पर मिलियन क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो क्योंकि सर हमें पता है ऊपर यूनिट अगर ग्राम्स में हो, नीचे हम ml में क्या करते हैं, यूज करते हैं, क्योंकि यूनिट CGS में क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो ही होगी। ये आपका क्या था, एक्सप्लेनेशन था कि भाई कैसे उसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं।
सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके कुछ टर्म से जो हमने क्या की डिफाइन करी पार्ट्स पर मिलियन, मान लो डिफरेंट डिफरेंट। बाकी अगली वीडियो में करेंगे मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी क्या होती है, इसे हम अगली वीडियो में क्या करेंगे, क्लास करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्जाम के विद रिस्पेक्ट टू भी और आपके जेईई या नीट के एग्जाम के विद रिस्पेक्ट टू भी। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।